गुजरात के वलसाड में वापी जीआईडीसी की शक्ति बायोकेमिकल कंपनी में आज जबरदस्त आग लग गई। आग के कारण वहां अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में आग ने पूरी कंपनी को चपेट में ले लिया। दमकल की 8 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। कहा जा रहा है कि धमाके के बाद कंपनी में आग लगी है। आग इतनी जबरदस्त थी कि 1 किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती थी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक दिन पहले अपहृत 6 साल की बच्ची आज बेहोश हालत में मिली है। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली का है। कल कुछ बाइक सवार अपराधियों ने बच्ची का अपहरण किया था। घटना के बाद ही मामला दर्ज कराया गया था और पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन आज बच्ची बेहोशी की हालत में पास के जंगल में मिली। बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए मेरठ मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अस्पताल के एक गार्ड ने तकरीबन 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह से पीटा। इस दौरान महिला रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन गार्ड पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यहां तक कि आने वाले आसपास से गुजरने वाले लोगों ने भी उस गार्ड को नहीं रोका। महिला अब उसी अस्पताल में इलाज चल रहा है इस महिला का, जहां उसकी पिटाई की गई थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जो फरार बताया जा रहा है। ये गार्ड जिस निजी सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़ा है, उसे अस्पताल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और वाराणसी में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही लापरवाही की खबरें भी आ रही हैं तेजी से। ताजा मामला एक वरिष्ठ पत्रकार की मौत से जुड़ा है। कोरोना से हुई मौत के बाद पत्रकार बिरादरी सदमे में है। शुक्रवार की सुबह वाराणसी के अखबारों में अपने एक साथी की मौत का मातम दिखता रहा। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार राकेश चतुर्वेदी गुरुवार रात कोविड की वजह से चल बसे। शहर के पत्रकार शोक और सकते में हैं। राकेश जी हमारे बहुत ही अजीज थे। हम लोग काफी समय तक एक साथ रहे। दुख इस बात का है कि हम लोग उनको बचा नहीं पाए। हम लोग पेशे से पत्रकार हैं और राकेश चतुर्वेदी भी एक सीनियर जर्नलिस्ट थे। दैनिक जागरण जैसे संस्थान में काम कर रहे थे और जैसे ही पता चला उनको सांस में को लेकर तकलीफ थी, हम लोग बीएचयू के लिए कोशिश की, उनका परिवार लगा था, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद से उनको हॉस्पिटलाइज कराया जा सका। और जब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो समझ लीजिए कि लगा कि अब कैसे हो पाएगा, वेंटिलेटर मिलना मुश्किल था। आप समझ सकते हैं कि जब पत्रकारों के साथ ऐसी स्थिति है, पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है बीएचयू, वहां पे इस कदर बद इंतजामी है कि कोई भी कुछ सुनने को तैयार है ही नहीं। बीएचयू अस्पताल से लापरवाही की खबरें पहले भी आती रही। इसके पहले एक मरीज अजय शुक्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ 3 एम्बुलेंस लगी हुई है, तीनों में मरीज हैं। तीनों सीरियस पेशेंट हैं, यहाँ ले ही नहीं रहे हैं। अभी तक यहाँ कोई नहीं आया किसी को लेने। तो बस इसका मतलब जब तक बेड नहीं होगा तब तक मरीज एम्बुलेंस में पड़ा रहेगा। आप खुद ही सोचिए ना। तो सोचे क्या, ये तो फैक्ट है ना। फैक्ट है, गंभीर मरीज है, जब तक वेंटिलेटर खाली नहीं रहेगा तब तक कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बस तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है ना कि वहां जब तक मरीज यहाँ कंफर्मेशन नहीं हुआ वहां से पेशेंट भेज दिए यहाँ। फिर कोरोना से पीड़ित एक 3 स्टार होटल के एजीएम आनंद पांडे ने अपने फेसबुक वॉल पर वहां की दुर्दशा बताई। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि मैं थोड़ा, मेरा ऑक्सीजन लेवल मुझे लग रहा है कि डाउन हो रहा है, मैं ब्रीथलेस हो रहा हूँ। और उन्होंने फिर वो ब्रीथलेस हमें फ़ोन किया। फिर हमने उनको इनफैक्ट समझाया कि थोड़ा देर आप और रिलैक्स करो, अपना मन को डाइवर्ट करो और थोड़ा सा अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मलाइज होने लगेंगी। उन्होंने बोला। फिर उसके बाद उनका फिर 3 बजे हमारे पास फ़ोन आता है और वो उनका ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बढ़ती ही जा रही थी, बहुत एक्सेसिव लेवल पे हो गई थी। और ये सब होने के बाद भी उन्होंने हमें बताया कि मैं यहाँ के लोगों को बोल रहा हूँ प्लीज़ डॉक्टर को बुला दो। कोई उनका सुनने वाला नहीं था, कोई भी सुनने वाला नहीं था, किसी ने भी डॉक्टर को नहीं बुलाया। और 4 बजे वो फिर हमें फ़ोन करके लास्ट होप ये देते हैं कि अब मैं शायद नहीं रहूँगा तुम लोग के बीच में। और अब एक पत्रकार की मौत, जबकि बीएचयू के कुलपति भरोसा दिला रहे हैं कि उनके यहाँ सबसे अच्छी सुविधाएं हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक L3
हॉस्पिटल है जिसको हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चलाता है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम यहाँ पर भर्ती हुए मरीजों को पूरी सुविधाएं दें और इसके लिए हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, हमारे नोडल ऑफिसर, हमारे डायरेक्टर, सारे लोग सब समय लगे रहते हैं। सारे डॉक्टर्स, सारे रेजिडेंट्स सब समय काम करते रहते हैं 24 घंटे, और मैं खुद ये इंश्योर करता हूँ कि सबसे अच्छी सुविधाएं हम अपने मरीजों को दे सकें, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर के जा सकें। बनारस में अब तक कोरोना के 3,924 मरीज हैं, जिनमें 2,068 मरीज ठीक हो चुके हैं और अभी 1,781 मरीज एक्टिव हैं। इनमें गंभीर मरीज का इलाज बीएचयू के अस्पताल में होता है और वहीं से लापरवाही की ज़्यादा खबरें भी आ रही हैं। पूर्वांचल के एम्स कहे जाने वाले बीएचयू के अस्पताल से आ रही लापरवाही की खबरें और पत्रकार राकेश चतुर्वेदी की मौत की वजह से लोगों के अंदर डर तो है ही, लेकिन इस बात का ज़्यादा अफसोस है कि लोगों का यहाँ के इलाज को लेकर भरोसा टूट रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और सांसद प्रधानमंत्री को ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे लोगों का ये भरोसा न टूट सके। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर और बलदेव सिंह ने आज राज्य के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। दोनों मंत्रियों ने बाराबंकी, बहराइच, खेरी और सीतापुर में बाढ़ के हालत का मुआयना किया। इन इलाकों में नदियां उफान पर हैं और कुछ दिनों से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बिहार के कई जिलों में भी अब बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर के सरैया इलाके में अब भी बाढ़ से हालात खराब हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भेजे जा रहे हैं। ऐसे में उनके लिए खाने और पीने की पानी की समस्या भी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में आतंकी की ठिकानियों को ध्वस्त कर दिया। यहां से सुरक्षा बलों को 2 पुरानी AK-47 राइफल और 4 मैगजीन मिली हैं। जिस जगह से हथियार बरामद हुए हैं वो आतंकियों की सीमा पार से घुसपैठ का पुराना रास्ता माना जाता है। यह ऑपरेशन पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेना के रोमियो फोर्स ने चलाया था। और अब बासमती चावल की वजह से मध्य प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्रियों में ठन गई है। मामला प्रधानमंत्री दफ्तर तक जा पहुंचा है। कड़कनाथ के बाद मध्य प्रदेश ने बासमती चावल के GI टैग के लिए फिर अपना दावा ठोका। जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि मध्य प्रदेश में बासमती उगाने वाले विशेष क्षेत्र में आता ही नहीं है। ऐसे में उसे बासमती का GI टैग देना GI टैग की उद्देश्य को ही बर्बाद कर देगा। GI टैग के मद्देनजर शिवराज सिंह ने भी सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। चावल में बासमती का अपना ठाठ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, तो इसमें बड़ी हिस्सेदारी बासमती की है। पिछले साल भारत ने 70 लाख टन चावल का निर्यात किया। बासमती चावल के उत्पादन और निर्यात में बड़ी हिस्सेदारी देश के 7 उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की रही है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बासमती की खेती होती है। पिछले साल राज्य में 3 लाख टन बासमती की पैदावार हुई, लेकिन राज्य के पास GI टैग नहीं है, इसलिए सीहोर के शरबती गेहूं जैसी धाक चावल के बाजार में मध्य प्रदेश की नहीं है। भौगोलिक संकेतक यानी GI का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशेषता और प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। ये टैग उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देते हैं। 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को GI टैग मिला। मध्य प्रदेश में झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे सहित कई उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। शिवराज सिंह ने अपने तीसरे कार्यकाल में कोशिश की, लेकिन रजिस्ट्रार GIT ने दावे को नकार दिया। सरकार मद्रास हाई कोर्ट गई, लेकिन हार गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र में सरकार बीजेपी की है। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, लेकिन बीजेपी सवाल कांग्रेस से पूछ रही है तो कांग्रेस पलटवार कर रही है। इसका जवाब कांग्रेस के नेता थे, कमलनाथ जी थे, कि क्या मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस नहीं है। मध्य प्रदेश को बासमती का GI टैग मिलना चाहिए। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वो हमारी अपील स्वीकार भी हो गई है और निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश को GI टैग दिला के रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे भारत सरकार। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार पंजाब सरकार पर आरोप लगाती है
मैं पूछना चाहता हूं शिवराज जी और नरोत्तम मिश्र जी से कि बताएं, क्या केंद्र की मोदी सरकार पंजाब सरकार की एड एंड एडवाइस पर काम कर रही है? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। एक बार अगर मोदी सरकार का दृढ़ता से इस दौरान विरोध कर दिया होता तो इन 7 सालों के भीतर मध्य प्रदेश के चावल उत्पादक किसानों को न्याय मिल चुका होता। पंजाब का कहना है कि मध्य प्रदेश का नाम एपीडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बासमती चावल उत्पादक राज्यों की सूची में नहीं है। यहां उगने वाली बासमती ब्रीडर बीज की पैदाइश है। वहीं शिवराज ने अपने खत में कहा है कि राज्य के 13 जिलों में बासमती चावल 1908 से पैदा किया जा रहा है। सिंधिया स्टेट ग्वालियर के रिकॉर्ड में लिखा है कि 1944 में प्रदेश के किसानों को बासमती बीज की आपूर्ति की गई थी। हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च की रिपोर्ट में दर्ज है कि राज्य में पिछले 25 साल से बासमती चावल का उत्पादन किया जा रहा है। इस बासमती प्रकरण का आर्थिक राजनीतिक फायदा यह है कि जीआई टैग मिला तो शिवराज और बीजेपी की साख बढ़ेगी। हमला करने के लिए कांग्रेसी राज्य सामने है। वहीं पंजाब को डर बादशाहत के खत्म होने और आर्थिक नुकसान का है। देश में सत्ता का पथरीला रास्ता किसानों के बीच से होकर गुजरता है और मध्य प्रदेश में तो 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, जिसमें नतीजे सत्ता पक्ष की दावेदारी को मजबूत या कमजोर बना सकते हैं। किसानों की कर्ज माफी, बिजली के बिल, यूरिया जैसे मुद्दों पर विपक्ष उसे पहले से ही घेर रहा है। अब 2 राज्यों के बीच चावल युद्ध से मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच नई लड़ाई छिड़ गई है। कटनी से आरबी गुप्ता, बालाघाट से रुपेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में एलओसी से लगे 3 गांवों में प्रशासन ने बिजली पहुंचा दी है। ये वो इलाके हैं जहां अक्सर श्रीनगर से आधा साल कटे रहते हैं और पाकिस्तान की तरफ से कभी गोलीबारी होती है तो कभी घुसपैठ के कारण तनाव बना रहता है। साल के 6 महीने भारी बर्फबारी के कारण देश से कटे रहने वाले केरन को आज़ादी के 73 साल बाद अब बिजली मिल गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि कोरोना के बावजूद काम को मिशन मोड में खत्म किया गया। 779 पोल लगाए गए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत पावर कनेक्टिविटी एक क्रिटिकल इंडिकेटर है और ऑनरेबल एलजी साहब का भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट पर खास तवज्जो रहा है। इसी के मद्देनज़र ज़िला इंतज़ामिया ने पिछले साल बॉर्डर ग्रिड कनेक्टिविटी को एक मिशन मोड अप्रोच में शुरू किया और हमें खुशी है कि आज इस काम को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। केरन अकेला नहीं है, एलओसी के पास 2 और गांव भी हैं, मुंदिया और पतरू, जहां बिजली पहुंची है। काम मुश्किल था क्योंकि 14,000 की ऊंचाई पर पोल और बिजली के तार लगाने थे। साथ में इलाका भी संवेदनशील है और नियंत्रण रेखा के बेहद करीब है। कभी गोलीबारी तो कभी घुसपैठ के कारण तनाव के साए में ये इलाका अक्सर रहता है। लेकिन जब से यहाँ बल्ब जले हैं, लोगों को लग रहा है कि वो नए कश्मीर की तरक्की से जुड़ गए हैं। यहाँ पे पिछले 1.5 साल से बिजली के प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा था, तो आज गवर्नर इंतजामिया ने और खासकर हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने इस काम को मुकम्मल करके आज हमें बिजली के अजीम नियामत से उन्होंने नवाजा। ये प्रोजेक्ट कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2 साल में पूरा किया है। दरअसल किशनगंगा नदी के तट पर स्थित केरन और बाकी 2 गांव जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से हर साल लगभग 6 महीने कट जाते हैं। बिजली के अलावा अब यहां पर सड़क का निर्माण भी जोर शोर से किया जा रहा है। धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटाए जाने के बाद से केंद्र ये दावा कर रहा है कि उसने उस इलाके को देश की तरक्की के रास्ते जोड़ लिया है। लेकिन जब तक लोगों के दिल नहीं मिल जाते, तब तक वहां के लोगों के बीच और दिल्ली के बीच में जो दूरियां हैं वो बनी रहेंगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।